बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विटी फॉलोज लॉ, जिसको लैटिन में हम कहते हैं इक्विटस सेक्विटर लेगम। जी, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इक्विटी जो है वो कहा गया है कि वो लॉ को फॉलो करती है। इक्विटी जो है वो लॉ की एनिमी नहीं है, यानी ये नहीं कि इक्विटी क्या है, लॉ से कॉन्ट्रेरी है। इक्विटी हमेशा लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, उसको सप्लीमेंट करती है, यानी उसकी एनिमी या उसकी कोई दुश्मन नहीं है। ये सप्लीमेंट करती है लॉ को। डिफरेंट जूरिस्ट का डिफरेंट जो है ओपिनियन है इसके ऊपर। सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो है मेटलैंड, उनका क्या व्यू है, लेट्स सी। Maitland says we ought not to think of common law and equity as of two rival systems. Equity had come not to destroy the law but to fulfill it. Every jot and every title of law was to be obeyed. But when all this had been done, yet something might be needful, something that equity would require. ठीक हो गया। मेटलैंड ने क्या कहा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉमन लॉ और इक्विटी जो है वो कोई राइवल सिस्टम्स हैं। इक्विटी जो है वो लॉ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आई बल्कि उसको फुलफिल करने आई है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, और यही इस मैगज़ीन का मतलब भी है कि इक्विटी जो है वो लॉ को फुलफिल करने आई है। यानी जहाँ पे अगर लॉ में कोई लैक्यूना था, कोई चीज़ थी जो कि लॉ में होनी चाहिए थी बट नहीं थी, तो इक्विटी ने उसको आकर फुलफिल किया, उसको सप्लीमेंट किया। यानी इक्विटी कोई राइवल सिस्टम नहीं है लॉ से। इक्विटी लॉ के ईच एंड एवरी वर्ड को ओबे करता है, और जहाँ कोई लैक्यूना है वो लैक्यूना फुलफिल करती है इक्विटी, यानी उसको सप्लीमेंट करता है इक्विटी। ये इस मैगज़ीन का मतलब है। और बाकी दूसरे जूरिस्ट का भी हम देख लेते हैं व्यू पॉइंट। जैसे कि हमारे पास स्नेल हैं, वो कहते हैं इक्विटी फॉलोज द लॉ बट नॉट ब्लाइंडली, ठीक है। वो कहती है कि इक्विटी लॉ को फॉलो करती है लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। बहरहाल जो बाकी जूरिस्ट हैं वो सारे इस बात पर एग्री करते हैं कि दैट इक्विटी सप्लीमेंट्स द लॉ, ठीक है। इक्विटी फुलफिल करती है लॉ को, इक्विटी सप्लीमेंट करती है, और इस बात पर सारे जूरिस्ट का एग्रीमेंट है, यानी वो सारे एग्री करते हैं, सारे एग्री करते हैं इस बात पर कि इक्विटी जो है सप्लीमेंट करती है लॉ को। और वो कहते हैं कि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो आइडेंटिकल है, ओके। इफ़ लॉ लैकिंग सम रेमेडी, और अगर कोई लॉ ने कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की तो इक्विटी आकर वो रेमेडी प्रोवाइड करती है। जैसे कि कॉमन लॉ जो था वो फ्रॉड को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, लेकिन इक्विटी ने आकर फ्रॉड को रिकॉग्नाइज किया और कहा कि इक्विटी सेड वी फॉलो कॉन्शियस। इक्विटी कोर्ट सेड वी विल प्रोवाइड रेमेडी एंड सच ट्रांजैक्शन विल नॉट बी इनेक्टेड। यानी जो फ्रॉड करके ट्रांजैक्शन की गई है उसको हम इनेक्ट नहीं करवाएंगे। वो इक्विटी ने कहा वी फॉलो कॉन्शियस। इक्विटी जो है कॉन्शियस बेस्ड है। ये चीज़ मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि इक्विटी क्या है, कॉन्शियस बेस्ड है। इक्विटी कोर्ट्स ने इसी वजह से कहा कि वी विल प्रोवाइड रेमेडी एंड सच ट्रांजैक्शन विल नॉट बी इनेक्टेड, जो कि फ्रॉड से की गई है, और ये बात जो है कॉमन लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं की थी। लेट्स सी अब आगे इसका फर्दर जो है एप्लीकेशन क्या है इक्विटी की। सबसे पहले जो है एट कॉमन लॉ वेयर अ पर्सन डाइड इंटेस्टेट विदाउट मेकिंग अ विल हु ओन्ड एन एस्टेट लिविंग सन्स एंड डॉटर्स, द एल्डेस्ट सन वाज एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द लैंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसको हम कहते हैं रूल ऑफ प्राइमोगेनिचर। कॉमन लॉ रूल था, ऑर्डिनरी इक्विटी फॉलोज दिस रूल, ठीक है। ये था कॉमन लॉ रूल, लेकिन इक्विटी इसको ऑर्डिनरी फॉलो करती थी। अब देख लें इस रूल, ये इंग्लैंड में 1927 से पहले
पहले तक का ये रूल था, उसमें ये होता था कि अगर फादर ने कोई विल नहीं की तो बगैर विल किए वो मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो एल्डर सन को मिल जाती थी, एक्सक्लूड कर दिया जाता था यंगर ब्रदर और सिस्टर्स को, उनको कुछ नहीं मिलता था। तो ये था रूल ऑफ प्राइमोगेनिचर। बट इन केस, अब आगे आपने गौर से सुनना है, बट इन केस इफ द सन हैड इंड्यूस्ड और इन्फ्लुएंस्ड हिज फादर not to make a will by agreeing or promising that he will divide the estate properties with his younger brothers and sisters, equity would have interfered and compelled him to carry out his promise, because it would have been against conscience to allow the son to keep the benefit of legal estate which he obtained by reason of his promise। अब देखें कि इक्विटी ने क्या किया। सन जो है, अब अगर फ़र्ज़ करें अगर सन ने फादर से प्रॉमिस किया था कि आप विल ना करें, मैं अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर्स के दरमियान जो प्रॉपर्टी है उसको बराबर तकसीम कर दूंगा और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ, तो इस केस में अगर फादर मर जाता था तो वो प्रॉपर्टी जो है एल्डर ब्रदर को, एल्डर सन को मिल जाती थी। और फिर क्या हुआ कि वो अब उसकी मर्ज़ी थी कि वो देता या ना देता, ठीक है ना। कॉमन लॉ इसके आगे कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं करती थी, यानी कॉमन लॉ में सिर्फ इतना ही था कि अगर फादर ने विल नहीं की और वो मर गया तो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, एल्डर सन की हो जाएगी। तो इन केस अगर एल्डर सन प्रॉपर्टी नहीं देता और वो जो प्रॉमिस उसने किया था वो फुलफिल नहीं करता, तो फिर अब यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर्स का क्या बनेगा, दैट वाज द क्वेश्चन। स्टिकलैंड वर्सेस एल्ड्रिच का केस है, इसमें भी यही हुआ था कि एल्डर ब्रदर ने फादर को प्रॉमिस किया था प्रॉपर्टी सारे मतलब उसने विल नहीं होने दी और बाद में प्रॉपर्टी सारी उसके नेम पर हो गई। तो यंगर ब्रदर और सिस्टर्स कोर्ट में गए और उनको कोई मतलब है रेमेडी उस वक्त कॉमन लॉ में नहीं थी। तो फिर इक्विटी ने क्या किया, इक्विटी फॉलोज द लॉ एंड इवन इफ बाय एनालॉगी लॉ कैन बी फॉलोड इट शुड बी फॉलोड। इक्विटी लॉ को फॉलो करती है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक लॉ में लैक्यूना था, यानी एक किस्म का फ्रॉड था जो एल्डर सन ने किया था अपने फादर के साथ, उससे प्रॉमिस करके बाद में उस प्रॉमिस को फुलफिल ना करना। ये किस्म का फ्रॉड था जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ये एक किस्म का लॉ में लैक्यूना था, यानी एक खाली जगह थी जो उसने लॉ को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए थी लेकिन लॉ ने नहीं की। तो इक्विटी ने आकर किया, इक्विटी ने आकर इसको फुलफिल किया, इक्विटी ने इस फ्रॉड को रिकॉग्नाइज किया और इक्विटी ने क्या रेमेडी दी, इक्विटी ने रेमेडी दी स्टॉपल की। स्टॉपल क्या है, स्टॉपल का मतलब है कि जो आपने एक दफ़ा कह दिया है और आपके कहने की वजह से या आपने कोई भी मतलब है इंटेंशन आपकी थी कि कोई पार्टी आपकी बातों पर यकीन करे और एक्ट करे, तो अब जो आपने उसको वो बात की या वर्ड्स कहे या ओमिशन की या कोई इंटेंशन शो की, तो अब वो आप पर क्या है, बाइंडिंग कर दी जाती है। ये इसको कहते हैं हम स्टॉपल। इट इज़ द प्रिंसिपल विच हैज़ इट बेस्ड इन इक्विटी। इसकी बेसिस जो है स्टॉपल की वो इक्विटी में है। एनी स्टॉपल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और मेयर प्रोमिस कार्ड प्रोमिसरी स्टॉपल। जब ये पार्ट होता है प्रॉमिस का या किसी कॉन्ट्रैक्ट का तो इसको प्रोमिसरी स्टॉपल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द मैक्सिम विच इम्प्लाइज अ पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट शुड नॉट बी हर्ड। ये जो है एक और मैक्सिम पर बेस भी करता है स्टॉपल, जिसको हम कहते हैं अ पर्सन एलिजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स शुड नॉट बी हर्ड। यानी जो आदमी जो है वो ये डिफरेंट बातें करता है, अपनी किसी एक बात पर कायम नहीं रहता, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। तो स्टॉपल इज़ अ डिस्क्रिशनरी बिकॉज इट इज़ इक्विटेबल बेस्ड। इन पाकिस्तानी प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल इज़ एप्लीकेबल and it has been envisaged in article 115 and 114 of कानून शहादत ऑर्डर 1984। यानी कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 115 और 114 में इसका कंसेप्ट पाकिस्तान में भी प्रोवाइडेड है स्टॉपल का। स्टॉपल आगे देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको फर्दर। व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing।
अब क्या है कि ये इस्टॉपल सिर्फ उस बंदे पर उन्होंने बाइंड नहीं किया बल्कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स पर भी ये बाइंडिंग है। वो कहते हैं कि व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, जब किसी आदमी ने अपनी बातों से, अपने एक्ट से या फिर ओमिशन से जानते बूझते हुए यानी इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, कि दूसरे इंसान को इस बात पर कायल किया कि वो एक चीज़ को सच समझे, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, और उसको सच समझते हुए कुछ एक्ट करे। नाइदर ही नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव, ना तो वो ना ही उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को शैल बी अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग, यानी आगे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके दरमियान और यानी उसके दरमियान और जिस बंदे को उसने बिलीव करवा के उससे कुछ करवाया, तो उसके इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है वो वर्ड्स वो फिर नहीं सकता। जिसने स्टॉपल का, जिस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, जिसने वर्ड्स, जिसने डिक्लेरेशन की, एक्ट की, ओमिशन की इंटेंशनली, उसको अब वो चीज़ बाइंड हो गई है, उस पर उसके वर्ड्स को बाइंड कर दिया गया है और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बाइंड कर दिया गया है। यानी आगे फर्दर जो भी सूट्स और प्रोसीडिंग्स होंगी उनके खिलाफ, उसमें जो उसने वर्ड्स दिए हुए होंगे वो अब उस पर बाइंडिंग है, वो चेंज नहीं होंगे। जो उसने कहा था वो कहा था, यानी अब वो नहीं चेंज होगा। वो उसको कोर्ट वही कंसीडर करेगी जो एट द टाइम उसने दूसरी पार्टी को बिलीव करवा के किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया या कोई भी उससे एक्ट करवाया, तो अब जो वर्ड्स उसने कहे थे वो उस पर बाइंड कर दिए गए हैं। यानी जो उसने कहा वो उससे मुकर नहीं सकता, ना ही उसके रिप्रेजेंटेटिव अहले औलाद मुकर सकते हैं। उम्मीद है आपको अब एस्टॉपल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। द लैंड afterwards becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. इसमें सिंपल एक ही बात लिखी है कि ए जो है वो इंटेंशनली सोचते जानते बूझते हुए बी को कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुम खरीद लो। बी खरीद लेता है। तो बाद में पता चलता है कि ये ए की प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम यानी कुछ अरसा बाद वो प्रॉपर्टी वाकई ही एक ही हो जाती है। यानी जैसे बाप की थी, बाप मर गया तो बेटे की हो गई ना प्रॉपर्टी खुद ब खुद ही। तो जब उसकी प्रॉपर्टी हो गई तो उसने कहा जब मैंने, तो वो मुकर जाता है। वो कहता है कि अब मैंने तो बी को उस वक्त कही थी प्रॉपर्टी, उस वक्त उससे सेल की थी जब वो मेरी थी ही नहीं, मेरे पास टाइटल ही नहीं था। तो अब जो है अब तो प्रॉपर्टी बनती नहीं बी की, बेशक अब मेरे पास आ गई है, उस वक्त तो नहीं थी ना, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने, अब तो नहीं किया। तो अब इस केस में कोर्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, जी नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट तब किया था, बेशक आपने तब किया था, लेकिन आपके वर्ड्स आप पर बाइंडिंग हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि उस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट आपका अब भी है, आपके वर्ड्स आप पर बाइंडिंग है, बी ने पेमेंट की हुई है, इसलिए प्रॉपर्टी किसको जाएगी, बी को जाएगी। ठीक हो गया। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। अच्छा, अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे देख लेते हैं। वेयर लॉ ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड इन द लॉ, इक्विटी इज़ बाउंड टू फॉलो इट। ठीक है, अब ये भी बात कह रहे हैं कि वो जैसे कि हमारा मैगजिम है, इक्विटी फॉलोज द लॉ, अगर लॉ में कोई लेक्यूना है तो उसको फुलफिल करती है। और लेक्यूना की मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे स्टॉपल का कंसेप्ट ये रेमेडी दी थी इक्विटी ने, जब एक बेटा बाप से फ्रॉड करता था और उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, तो स्टॉपल की रेमेडी दी थी इक्विटी ने। तो यहाँ पर लेक्यूना फुलफिल किया इक्विटी ने जो लॉ में था। आगे फर्दर देखते हैं कि जहाँ पर इक्विटी लॉ को फॉलो करती है, ये तो लेक्यूना फुलफिलमेंट की ना, उसने अपोज नहीं किया लॉ को, उसने लॉ को फुलफिल किया है। आगे देखते हैं कि इक्विटी लॉ को फॉलो कैसे करती है। जैसे कि ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने प्रॉपर्टी सेल करनी थी बी को, तो वो जो है उसने सारी पेमेंट ले ली बी से, लेकिन फिर क्या है कि प्रॉपर्टी किसी और को जाके सेल कर दी। तो अब बी जो है वो
5-6 साल चुप करके बैठा रहा, वो रेमेडी एक्सरसाइज नहीं करने गया। अब आपको पता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रेमेडी है उसका लिमिटेशन एक्ट 1908 पाकिस्तान का, उसमें 3 इयर्स जो है वो टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है। इसमें जाकर एक बंदा जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है, उसकी रेमेडी हासिल कर सकता है। लेकिन चूंकि बी नहीं गया, 5 साल बैठा रहा या 10 साल बैठा रहा, तो अब क्या होगा, अब इक्विटी लॉ को फॉलो करेगी। अब उसका राइट तो रहेगा लेकिन उसको रेमेडी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इक्विटी लॉ को फॉलो करती है। फिर हम देख लेते हैं लॉ ऑफ ट्रस्ट, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्विटी और कॉमन लॉ। अब लॉ ऑफ ट्रस्ट को देख लेते हैं। कहते हैं मेटलैंड का क्या व्यू है, वो कहते हैं जी कॉमन लॉ सेड दैट द ट्रस्टी वाज द ओनर ऑफ द लैंड, और इक्विटी कहती है, इक्विटी सेड दैट बेनिफिशियरी वाज द ओनर। Well, here in all conscience there seems to be conflict enough. Think what this would mean were it really true. There are 2 courts of coordinate jurisdiction. One says that A is the owner, the other says that B is the owner. That means civil war and utter anarchy. ठीक है, मेटलैंड ये कहते हैं कि ना कॉमन लॉ कहता है कि ट्रस्ट के केस में कि ट्रस्टी जो है वो ओनर है, जबकि इक्विटी कहती है बेनिफिशियरी ओनर है। तो वो कहते हैं अगर देखा जाए तो ये तो फिर एक किस्म की एनार्की हुई कि 2 कोर्ट्स चल रहे हैं। देयर आर 2 कोर्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्यूरिसडिक्शन, और एक कहता है जी ए ओनर है और एक कहता है बी ओनर है। तो इसका मतलब है कि कोई सिविल वॉर कंट्री में चल रही है या कोई अटर एनार्की है। तो ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूड। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूड वन, इट इज मिसलीडिंग एंड डेंजरस स्टेटमेंट है। हाउ मिसलीडिंग, हाउ डेंजरस, वी शैल सी व्हेन वी कम टू एग्जामिन द नेचर ऑफ इक्विटेबल स्टेट्स। कि बेशक ये क्रूड स्टेटमेंट है, एक डेंजरस स्टेटमेंट है, ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। और इसमें क्या है, इसको हम आगे फर्दर एग्जामिन करेंगे। वी शैल सी व्हेन वी कम टू, और हमें इसका पता चलेगा जब व्हेन वी कम टू एग्जामिन द नेचर ऑफ इक्विटेबल स्टेट्स। अब आपने समझना है कि इक्विटी डिड नॉट से दैट सेस्टिक्यू ट्रस्ट वाज द ओनर ऑफ द लैंड। ये एक लैटिन वर्ड लिखा हुआ है, सेस्टिकी, इसको कहते हैं सेस्टिकी ट्रस्ट इसको कहते हैं, लैटिन का वर्ड है। इसका मतलब होता है बेनिफिशियरी। इसको मैं आपको बताती हूँ। ये जो है सेस्टिक्यू ट्रस्ट, इसको कहते हैं बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट में हमारे पास कौन कौन होता है? ट्रस्ट में एक तो हमारे पास होता है डोनर, एक होता है ट्रस्टी और एक होता है बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, द बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। ठीक हो गया, जो बेनिफिशियरी होता है ट्रस्ट का, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, तो इक्विटी डिड नॉट से दैट द beneficiary of the trust was the owner of the land. It said that trustee was the owner of the land, but added that he was bound to hold the land for the benefit of the beneficiary. ठीक है, इक्विटी ने कहा कि उन्होंने मतलब कि हमने ये नहीं कहा कि बेनिफिशियरी जो है वो ओनर है उस लैंड का, वो कहते हैं कि ओनर ट्रस्टी ही है। It said that trustee was the owner of the land, but added, लेकिन मजीद इसमें क्या कहा, that he was bound to hold the land for the benefit of beneficiary. मे बी आपको इस चीज़ का नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि कॉमन लॉ ने बेनिफिशियरी के राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। कॉमन लॉ कहता था कि अगर डोनर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है ट्रस्टी को, तो वो ट्रस्टी के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते थे और वो कहते थे कि जी प्रॉपर्टी होगी ट्रस्टी की। अब डोनर तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता था फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, तो अब बेनिफिशियरी के राइट्स किधर गए, वो तो लॉ ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किए। तो ये भी एक किस्म का लैक्यूना था जो आके इक्विटी ने फुलफिल किया था, और इक्विटी ने कहा था नहीं, ट्रस्टी जो है वो सिर्फ
ये देखभाल करने के लिए है, टू क्या है उसकी मेंटेनेंस के लिए है, और वो जो पर्पस है फुलफिल करने के लिए है जिसके लिए उसको वो प्रॉपर्टी दी गई है, और वो पर्पस क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। और यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि ट्रस्टी खुद जो है वो ओनर बेशक बन जाता है जब डोनर उसको ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन वो जो ओनर बना है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी बना है, यानी उस प्रॉपर्टी से जो भी कमाई होगी, जो भी फ़ायदा होगा वो किसको जाएगा, बेनिफिशियरी को जाएगा, ना कि ट्रस्टी को। बेशक वो ओनर भी है, ठीक है ना। He was bound to hold the land and for the benefit of beneficiary, not for himself. Okay, तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट। मेटलैंड ने कहा क्रूड स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से इक्विटी क्या कहती है, एक्चुअल में इक्विटी क्या कहती है। इक्विटी ने कहा नहीं जी, हमने नहीं कहा जो है वो बेनिफिशियरी ओनर है, ओनर ट्रस्टी ही है, लेकिन वो होल्ड कर रहा है उस लैंड को फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। तो प्रोफेसर लैंगडेल जो हैं उनका भी यही व्यू था। फिर सेक्शन 25 ऑफ द जुडिकेचर एक्ट 1875, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पहले जो था बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इक्विटी के दरमियान और कॉमन लॉ के दरमियान। ये जुडिकेचर एक्ट आने से पहले, यानी 1875 जुडिकेचर एक्ट से पहले जो था क्लैश था इक्विटी में और कॉमन लॉ में। वो कहते थे कि लॉ प्रिवेल करेगा, ये इक्विटी प्रिवेल करेगी। लॉर्ड एल्समेयर एंड चीफ लॉर्ड कोक थे जिनके दरमियान ये डिस्प्यूट था बिटवीन, ये दोनों जज थे ऑफ द कॉमन लॉ इन 17th सेंचुरी, और इनके दरमियान ये डिस्प्यूट था कि व्हाट शैल प्रिवेल, किस चीज़ को प्रिवेल करना चाहिए। तो फिर इसका सल्यूशन किसने दिया था, किंग जेम्स 1616 में दिया था। उन्होंने कहा था कि इन कॉमन लॉ एंड इक्विटी इट वाज डिसाइडेड इक्विटी गोइंग टू ओवरराइट, ठीक है, कि कॉमन लॉ और इक्विटी में ये डिसाइड किया गया कि इक्विटी गोइंग टू ओवरराइड। लेकिन फाइनली जब जुडिकेचर एक्ट आया तो उसमें कहा गया जी इक्विटी फॉलोज द लॉ, इक्विटी रिस्पेक्ट्स एवरी वर्ड ऑफ लॉ, और ठीक है इक्विटी जो है सप्लीमेंट करती है और इक्विटी लॉ को फॉलो करेगी। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, सेक्शन 25 क्या कहता है जुडिकेचर एक्ट का। वो कहता है generally in all matters not herein before particularly mentioned in which there is any conflict or variance between the rules of equity and rules of common law with reference to the same matter the rules of equity shall prevail। वो कहते हैं कि generally जो है तमाम matters में not herein particularly mentioned जो है वो इक्विटी शैल प्रिवेल करेगी, ठीक है। अगर किसी जगह कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है लॉ में और उसमें तो फिर क्या है, इक्विटी प्रिवेल करेगी। ये सेक्शन 25 जुडिकेचर एक्ट 1875 का कहता है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट केस भी डिस्कस किया है, स्टिकलैंड वर्सेस एल्ड्रिच का, रूल ऑफ एस्टॉपल, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल डिस्कस किया है, बताया है कि कहाँ पर कैसे इक्विटी लैक्यूना लॉ का फुलफिल कर रही है, कहाँ पे इक्विटी लॉ को फॉलो कर रही है, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट 1908 में इक्विटी लॉ को फॉलो कर रही है, और जूरिस्ट का व्यू भी बताया है, मेटलैंड का क्या व्यू है, लैंगडेल भी वो सेम व्यू रख रहे हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। फिर सेक्शन 25 जुडिकेचर एक्ट 1875 क्या कहता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।